दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये अभ्यास सेट एलटी ग्रेड परीक्षा, लेखपाल भर्ती, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस के साथ साथ नागरिक शास्त्र विषय यानी सिविक से आयोजित एलटी ग्रेड परीक्षा, टीजीटी पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उत्तर क्या है? दोस्तों आप जानते भी हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना हस्तलिखित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो सही उत्तर क्या है? दोस्तों प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। देखिए नवनिर्वाचित लोकसभा या नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जो कि नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है और स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। तो प्रोटेम स्पीकर एक प्रकार से सदन का अस्थायी अध्यक्ष होता है जब तक नया अध्यक्ष न चुन लिया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है जीवी मावलंकर। देखिए दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। पहली लोकसभा के गठन के बाद इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने और अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इसी पद पर बने रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपके देखिए विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा या मीरा कुमार। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मीरा कुमार। दोस्तों 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थीं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किसके द्वारा? तो सही उत्तर है राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है और इसका कभी विघटन नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति आप जानते हैं उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु अपेक्षित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है आपको बतानी है। ऑप्शन है 220, 230, 210 या 250। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250 है, जिसमें राज्यों संघीय क्षेत्रों से 238 से अधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो ये टोटल 250 सदस्य संख्या राज्यसभा के लिए निर्धारित है अभी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। और अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शून्यकाल या जीरो आवर संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन भारत को है। तो ऑप्शन है भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की या स्विट्जरलैंड की। तो सही उत्तर है जीरो आवर दोस्तों। ये विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है और ये प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है। इसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है। इसको जीरो आवर कहा जाता है दोस्तों। जीरो आवर सामान्यतः 12 से 1 बजे का समय होता है और ये व्यवस्था दोस्तों भारतीय संसद में शुरू की गई या प्रारंभ की गई है। अगला है, धन विधेयक कहाँ पुरस्थापित किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में या उपर्युक्त में से कहीं नहीं। तो सही उत्तर है लोकसभा में। सही उत्तर ऑप्शन ए, धन विधेयक दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम कितने दिन, 14 दिन तक अधिकतम रोक सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो सही उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष करता है और उसका विनिश्चय ही अंतिम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1950। तो सही उत्तर है, भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है ये 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है। तो दोस्तों देखिए, हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 34 है। इसमें 33 वर्तमान न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है और इसमें न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन संविधान के प्रारंभ के समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 अधिनियमित करके 1956 अधिनियमित करके इस संख्या को 11 किया। 1960 में इसको 14 किया गया, 1978 में 18, 1986 में 26 जो है मुख्य न्यायाधीश समेत और 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश समेत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 रखा गया। लेकिन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है, यानी 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है कैसे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसको, राष्ट्रपति को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर लेख सहित अपना पद त्याग कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। ऑप्शन देखिए 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष और 65 वर्ष। तो सही उत्तर है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। जबकि हमारे हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है ये 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। ऑप्शन देखिए राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय। तो सही उत्तर है, संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान को दोस्तों व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक या गार्जियन भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है। ऑप्शन है संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत या संसदीय कानून। तो सही उत्तर है न्यायिक व्याख्या।
दोस्तों केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के बाद में किया गया। और दोस्तों केशवानंद भारती वाद 1973 का है, जिसमें संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो सही उत्तर है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी अध्यक्ष गवर्नर यानी राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 154(1) में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इस प्रकार से एक ओर वह राज्य शासन का मुखिया है और दूसरी ओर केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है 170, 169, 168 या 167। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 169। दोस्तों ये प्रश्न इतना हिट है कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और संविधान के अनुच्छेद 169 में याद रखिएगा कि राज्य में जो दूसरा सदन है विधान परिषद, उसकी स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प संसद के सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से पारित कर दे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को दोस्तों साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारी आंदोलन तथा सामाजिक सेवा में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से चुना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये है, देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं या राज्य की विधान परिषदें। तो सही उत्तर है राज्य की विधान परिषदें। दोस्तों लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को भंग तो किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधान परिषदों को भंग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 169 के तहत संबंधित राज्य की विधान परिषद द्वारा विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर संसद द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। और सुचिता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है दोस्तों, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन है दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो देखिए मूल अधिकारों का संरक्षण दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आते हैं और इसलिए उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की जो है पावर या शक्ति दी गई है। तो याद रखिएगा मूल अधिकारों का संरक्षण जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित किसे करता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति को। देखिए दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है और इसके पहले वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ आयोग या संयुक्त आयोग, यानी जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, यदि कोई लोक सेवा आयोग है दोस्तों 2 राज्यों के लिए है, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए कोई लोक सेवा आयोग अगर जो एक लोक सेवा आयोग है, तो उसके सदस्यों के और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जबकि कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति। तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 315 में ये व्यवस्था की गई है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति को। यूपीएससी दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है ये राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है शीला दीक्षित, रोज बैथ्यू, बीड़ा मजूमदार या मार्गरेट एल्वा। तो सही उत्तर है दोस्तों श्रीमती रोज बैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो 1992 से 1996 के दौरान इस पद पर रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। इस समय इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। 1935 के अधिनियम द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो सही उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन, भत्ते समान हैं और उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष के अवधि तक, जो भी पहले हो, और उन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है किस प्रकार से? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीकों से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए वर्णित है, या तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मुख्य चुनाव आयुक्त को दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये है हमारा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988।
और ये परिवर्तन में आया था दोस्तों 1989 में। तो दोस्तों 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की जो आयु सीमा है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और ये 28 मार्च दोस्तों 28 मार्च 1989 से ये अधिनियम या ये संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ था। तो याद रखिएगा, मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 3, जिसमें आपने आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। और ये प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के साथ साथ नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।